बीजेपी की महापौर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने शहरी बुनियादी ढांचे की मजबूती पर दिया जोर। कहा, आजादी के अमृतकाल में भारत अपने शहरी बुनियादी ढांचे पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। शहरों की प्लानिंग के विकेंद्रीकरण की बताई जरूरत। कहा, चुनाव केंद्रित सोच से शहर का भला नहीं कर सकते जनप्रतिनिधि। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय प्रौद्योगिकी उद्योग से सरकार के साथ अधिक जुड़ने का किया आग्रह। कहा, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलने में फिनटेक तकनीक और यूपीआई ने निभाई खास भूमिका। सम्मेलन में 3 नई सेवाओं की शुरुआत। अब बिना इंटरनेट के भी होगा यूपीआई पेमेंट। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिया कई कार्यक्रमों में हिस्सा। नमो किसान पंचायत कार्यक्रम के तहत ई बाइक का किया शुभारंभ। राज्य की सभी 143 विधानसभा सीटों पर 14,200 गांवों के लिए ई बाइकों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भारत को एक और साल के लिए मिली एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की अध्यक्षता। एआईबीडी की बैठक में सदस्यों ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव किया पारित। तीन मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से दी मात। भारत की ओर से हार्दिक पांड्या ने खेली 71 रन की नाबाद पारी। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। अगला मैच 23 सितंबर को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरों के विकास में तकनीक के इस्तेमाल से लेकर विकेंद्रीकरण की बात कही। बीजेपी के मेयर सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरीकरण का मॉडल पर काम करते हुए हमें अगले 25 वर्षों को ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। गुजरात के गांधीनगर में देश भर के भाजपा के महापौरों के राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वर्चुअली उद्घाटन किया तो उन्होंने इस दौरान शहरी विकास पर जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन किया। पीएम ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की जो वैचारिक परिपाटी बीजेपी ने अपनाई है, वही हमारे शहरी विकास में भी झलकती है। उन्होंने कहा कि यही हमारे गवर्नेंस मॉडल को दूसरों से अलग करता है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में अगले 25 वर्ष के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोड मैप बनाने में इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका है। आजादी के अमृतकाल में अगले 25 वर्ष के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोड मैप बनाने में भी इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका है। सामान्य मानवीय का जीवन का रोजमर्रा का संबंध आप ही के लोगों के जिम्मे है। हमारे देश के नागरिकों ने बहुत लंबे अरसे से शहरों के विकास को लेकर भाजपा पर जो विश्वास रखा है, उसे निरंतर बनाए रखना, उसे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। पीएम ने कहा कि इस वर्ष का जो बजट है उसमें अर्बन प्लानिंग पर बहुत अधिक बल दिया गया है। शहरों की प्लानिंग के विकेंद्रीकरण पर जोर देते हुए पीएम ने कहा कि यह राज्य स्तर पर भी किया जाना चाहिए। आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण सेंटर्स के रूप में शहरों की प्लानिंग पर हमें विशेष फोकस करने की जरूरत है। हम चाहे या न चाहे अर्बनाइजेशन होते ही रहने वाला है। शहरों का पर दबाव बढ़ने वाला है, शहरों की जनसंख्या बढ़ने वाली है, शहरों की जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं और ये भी सच्चाई है कि आर्थिक गतिविधि का केंद्र शहर में बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है। पीएम ने कहा कि देश भाजपा पर भरोसा करता है। जमीनी स्तर से काम करना सभी मेयरों की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधि चुनाव केंद्रित सोच से शहर का भला नहीं कर सकते। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सोच सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीमित नहीं होनी चाहिए। चुनाव केंद्रित सोच से हम शहर का भला नहीं कर सकते हैं। कई बार शहर के लिए फैसला बेहतर होते हुए भी
इस डर से नहीं किया जाता कि कहीं चुनाव में नुकसान हो जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 8 वर्षों के सतत प्रयासों से आज स्वच्छता को लेकर अभूतपूर्व जन जागृति भी आई है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को स्थिर बनाना है तो हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट टू वेल्थ हमारी व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न महापौर, उप महापौर और अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन में महापौर अपने शहरों को आधुनिक बनाने पर मंथन कर रहे हैं तो अपने क्षेत्रों की योजनाओं और अनुभवों को भी साझा कर रहे हैं। सम्मेलन में कचरा प्रबंधन, यातायात प्रबंधन और पानी भरने समेत विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय राज्य के दौरे पर हैं। यात्रा के पहले दिन उन्होंने नमो किसान पंचायत कार्यक्रम के अंतर्गत ई-बाइक का शुभारंभ किया। इसके बाद जेपी नड्डा ने राजकोट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदस्यों, म्यूनिसिपैलिटी काउंसिलर्स और कोऑपरेटिव संगठनों के चुने हुए प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने मोरबी में एक भव्य रोड शो में भी हिस्सा लिया, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। गुजरात में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा राज्य में लगातार चौथी जीत की कोशिश में है और इसी कड़ी में चुनाव अभियान को धार देने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात दौरे की शुरुआत जेपी नड्डा ने गांधीनगर के नभोई गांव में नमो किसान पंचायत कार्यक्रम के अंतर्गत ई-बाइक का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने गुजरात की लगभग 143 विधानसभा सीटों के लगभग 14,200 गाँवों के लिए ई-बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के किसानों का सबसे बड़ा शुभचिंतक बताते हुए कहा, प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में धरती पुत्र है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाकर 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और दाल देकर अपनी गरीब जनता, अपने साथी लोग सबको उन्होंने मजबूत करने का प्रयास किया और इस माध्यम से, इस गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश को बीमारी से भी लड़ने का ताकत दी और साथ ही साथ हमारे यहाँ कोई भूखा न सोए इसकी चिंता की। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष ने राजकोट सिटी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदस्यों, म्यूनिसिपैलिटी काउंसिलर्स और कोऑपरेटिव संगठनों के चुने हुए प्रतिनिधियों के एक विशाल सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा का काम जन सेवा करना है, साथ ही हम समस्या का निदान करके संपूर्णता में विकास करने में विश्वास करते हैं। हम इसी रास्ते पर चलते रहेंगे, हम न डिगेंगे न हटेंगे, लोगों की सेवाओं में लगे रहेंगे। जो ग्रोथ सस्टेन कर जाए, जो पूर्णता संपूर्णता में होलिस्टिक हो, उसको हमको आगे बढ़ाना है। शाम को जेपी नड्डा ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ मोरबी में रोड शो किया। इस दौरान मोरबी और निकटवर्ती इलाकों के हजारों लोग जेपी नड्डा का अभिवादन करने के लिए सड़क के दोनों ओर एकत्रित हुए। भाजपा अध्यक्ष ने रोड शो के दौरान लोगों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन किया। यात्रा के दूसरे दिन भाजपा अध्यक्ष बुधवार को सुबह गांधीनगर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय श्री कमलम में प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों एवं प्रदेश भाजपा के मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में ही वे गुजरात से भाजपा के लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर में जेपी नड्डा अहमदाबाद के टैगोर हॉल में प्रोफेसर समिट को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय प्रौद्योगिकी उद्योग से सरकार के साथ अधिक जुड़ने का आग्रह किया और कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलने में फिनटेक तकनीक और यूपीआई ने खास भूमिका निभाई है। सम्मेलन में 3 नई सेवाओं की भी शुरुआत हुई। अब छोटे यूपीआई पेमेंट बिना इंटरनेट के भी हो सकेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक समिट को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलने में फिनटेक तकनीक और यूपीआई ने खास भूमिका निभाई। सम्मेलन में 3 सेवाओं की शुरुआत की गई। छोटे वैल्यू की ऑफलाइन पेमेंट यानी बिना इंटरनेट के यूपीआई पेमेंट के लिए यूपीआई लाइट सेवा की शुरुआत की गई है।
इसके साथ ही यूपीआई को क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक करने की नई सुविधा शुरू की गई है। एनपीसीआई ने तीसरे प्रोडक्ट के तौर पर अब विदेशों से भारत में बिल पेमेंट करना आसान बना दिया है, जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम की मदद से आसानी से किया जा सकेगा। सम्मेलन में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में भारत फिनटेक स्पेस में लीडर के तौर पर उभरेगा। मुंबई में फिनटेक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगले दशक में सतत विकास और ऐसी तकनीक पर फोकस रहेगा जो आम लोगों के जीवन को आसान बनाए, और यही आरबीआई की नीतियों के केंद्र में भी रहने जा रहा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देश की डिजिटल करेंसी जल्दी ही लॉन्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसे चरणों में लागू किया जाएगा, जो पहले होलसेल सेगमेंट और फिर रिटेल सेगमेंट में शुरू किया जाएगा। शक्तिकांत दास ने कहा कि फिनटेक गांवों और कस्बों में बैंकिंग व्यवस्था के साथ मिलकर कर्ज देने की प्रक्रिया को और आसान बना सकते हैं, जो किसानों और दूसरों की जिंदगी को आसान बना सकता है। I think UPI has emerged, and let me say very clearly, UPI has emerged as the pride of the nation. We need to be extremely watchful, and there has to be constant upgrading of our systems, of our backup facilities, of our disaster recovery facilities, and of our, the hardware, and also internal skill upskilling and other exercises. I mean, we need to be in tune with the time. श्री दास ने बताया कि आरबीआई इनोवेशन हब ने किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण को मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में पायलट के तौर पर शुरू किया है, जिसे जल्द ही पूरे देश में लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों और खेती बाड़ी से जुड़े लोन देने की प्रक्रिया में आने वाली दिक्कतों को अगले 1 साल में पूरी तरह से दूर करने की कोशिश की जा रही है। मुंबई में श्यामा मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिक्की लीड्स शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष रूप से अपराध का पता लगाने, धोखाधड़ी की रोकथाम और जोखिमों के आकलन के लिए वित्त क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। For artificial intelligence in the fintech area, particularly for detecting crime, fraud prevention, quantifying and assessing of risks, so the future of finance can be facilitated and really given a leg up by the use of artificial intelligence. And if we are doing so much of digitalization of our financial industry, banking and others related, you also need to have the technology, and which is what the AI provides you, to make sure that we are able to assess risk better. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी फिक्की लीड्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुणवत्ता को बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे उत्पाद की लागत को कम करने में मदद मिलेगी। Quality really comes at either no cost, or it actually helps us reduce our cost. The cost of bad quality is always going to be more than the cost incurred to ensure good manufacturing practices and good quality. And clearly, excellence in manufacturing is something which is not new to India. There is no sector where we don't have this high quality manufacturing. Automobile, we are world class. I think some of the standards we have accepted in Mahindra's or Tata's or all our companies is probably way ahead of what is being done in many other parts of the world. What we are doing in Hindustan Lever, what's happening in our financial services world is world class. Our hospitality, where we are right now, is comparable to the best in the world. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी फिक्की लीड्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार लगातार देश के छोटे किसानों को आगे बढ़ाने और खेती में आ रही चुनौतियों को कम करने और उनकी आमदनी को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। भारत को आत्मनिर्भर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार लगातार देश के छोटे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसी दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ताकि खेती किसानी के समक्ष चुनौतियों को कम किया जा सके, किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। इसी के साथ भारत कृषि क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 बनने की यात्रा पर तेजी से चल रहा है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिक्की लीड्स शिखर सम्मेलन में कई अहम बातों पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि हमें लॉजिस्टिक की लागत को कम करना होगा। उन्होंने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में और इस दिशा में काम करने पर बल दिया। We as a country need to concentrate on 4 key fronts. The first is to be able to reduce the cost of logistics. Logistics today and supply chain is a key part of that, constitutes almost 13 to 14% of our GDP. The second is to enhance our export competitiveness. I firmly believe that India will become the manufacturing powerhouse for the world. That certainly is possible if we look at the third step, which is really to become a manufacturing powerhouse. We are today the world's 5th largest economy. And that day is not going to be far when we transcend both Germany and Japan to possibly becoming the 3rd largest economy in the world by the year 2030. Finally, I'd like to say the 4th is to really bring about a paradigm shift in the way we look at reforms. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब के जालंधर में दोआबा कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर उन्होंने छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेश की गई नई शिक्षा नीति का स्वागत किया है और कहीं भी इस नीति का विरोध नहीं हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में न केवल नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसका शायद ही देश में किसी ने विरोध किया हो, हर तरफ से स्वागत स्वागत और स्वागत हुआ है, तो भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हुआ है। हम समग्र शिक्षा पर और आपके स्किल्स और एजुकेशन दोनों पर उस पर फोकस कर रहे हैं। स्पोर्ट्स इसका हिस्सा है, रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज इसका एक हिस्सा है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान 12 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने, जिनमें 11 रिकॉर्ड देश की बेटियों ने बनाए हैं। नए भारत की तस्वीर है जहां महिला शक्ति आगे बढ़कर ये कर रही है। मैं इस साल के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करूं तो उसमें भी 12 नए नेशनल रिकॉर्ड बने और उन 12 में से 11 नए नेशनल रिकॉर्ड हिंदुस्तान की बेटियों ने बनाने का काम किया है। ये भी बहुत बड़ी बात है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हम आज़ादी के 75वें वर्ष में नई पीढ़ी को कुछ देना चाहते हैं, इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वराज धारावाहिक लेकर आए हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष में मैं अपने डिपार्टमेंट की ओर से देश को कुछ दे सकूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वराज सीरियल हम लेकर आए हैं, जो भारत के गौरवशाली इतिहास को आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को भारत में और जानकारी देता रहेगा और उनको एंटरटेन भी करता रहेगा। जालंधर में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कई संपादकों और पत्रकारों के साथ चाय पर चर्चा की। उन्होंने इस दौरान समाज में मीडिया की सकारात्मक भूमिका पर बल दिया। प्रतिष्ठित एशिया प्रशांत इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD की भारत की अध्यक्षता को एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित संस्थान के 2 दिवसीय आम सम्मेलन में AIBD सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया गया। मौजूदा समय में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक कुमार अग्रवाल AIBD के अध्यक्ष हैं। सम्मेलन का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र की मौजूदगी में की। इस दौरान सभी भाग लेने वाले देशों और सदस्य प्रसारकों ने एक स्थायी प्रसारण वातावरण, नवीनतम प्रौद्योगिकी जानकारी, बेहतरीन सामग्री निर्माण, विभिन्न सहकारी गतिविधियों के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। गौरतलब है कि AIBD में वर्तमान में 26 पूर्ण सदस्य देश हैं, जिनका प्रतिनिधित्व 43 संगठनों द्वारा किया जाता है और 50 संबद्ध सदस्य संगठन हैं, जिनकी कुल सदस्यता 93 है, जो 43 देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके एशिया, प्रशांत, यूरोप, अफ्रीका, अरब देशों और उत्तरी अमेरिका में 50 से अधिक भागीदार हैं।
AIBD में वर्तमान में 26 पूर्ण सदस्य देश हैं, जिनका प्रतिनिधित्व 43 संगठनों द्वारा किया जाता है। 50 संबद्ध सदस्य संगठन है, जिनकी कुल सदस्यता 93 है, जो 46 देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें एशिया, प्रशांत, यूरोप, अफ्रीका, अरब देशों और उत्तरी अमेरिका में 50 से अधिक भागीदार हैं। संस्कृत व्याकरण के प्रकांड विद्वान और काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष महामहोपाध्याय पद्मश्री प्रोफेसर रामयत्न शुक्ल का निधन हो गया है। वे 90 वर्ष के थे। महामहोपाध्याय पद्मश्री प्रोफेसर रामयत्न शुक्ल के निधन से पांडित्य परंपरा के एक युग का अंत हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रामयत्न शुक्ल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रामयत्न शुक्ल जी का निधन शैक्षणिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने संस्कृत भाषा और पारंपरिक शास्त्रों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान विधानसभा में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। राजस्थान विधानसभा में जगदीप धनखड़ का स्वागत अभिनंदन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में और इस सदन के पूर्व सदस्य के रूप में ये मेरे लिए एक मूल्यवान क्षण है। सभापति के रूप में और एक पूर्व सदस्य के रूप में मेरे लिए एक ऐसा मुकाम आया है कि मुझे यहाँ पर अपने दिल की बात कहनी पड़ेगी। यहाँ नहीं कहूँगा तो कहाँ कहूँगा। इस सम्मानित सदन के माध्यम से पहले मैं राजस्थान के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाएं लोकतंत्र के मंदिर हैं। ये संस्थाएं लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये संस्थाएं प्रामाणिक रूप से लोगों की इच्छा के साथ साथ उनकी आकांक्षाओं को भी अपने सामने रखती हैं। लोकतंत्र के ये मंदिर जनप्रतिनिधियों को संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के विभिन्न सत्रों की अध्यक्षता की। इस दौरान विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्रियों ने सैलानियों को आकर्षित करने के लिए कई पहलुओं पर बातचीत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल्द ही हर राज्य और जिले में टूरिस्ट क्लब खोले जाएंगे, जिससे पर्यटन के साथ साथ रोजगार के नए साधन खुलेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे आपका स्टेट में अच्छे टूरिस्ट क्लब्स, मैं फिर मैं बता रहा हूं, आपको बहुत बहुत काम पड़ेगा टूरिस्ट क्लब से। युवा टूरिस्ट क्लब्स खोलने के लिए हर क्षेत्र में, हर जिला में, हर मंडल में, हर तालुका में, हर तहसील में, हर म्युनिसिपैलिटी में आप टूरिस्ट क्लब खोलिए। बहुत आपका उपयोग होगा। जैसा एनसीसी रहे, जैसा एनएसएस है, जैसा भारत स्काउट्स है, वैसा ही टूरिस्ट क्लब्स का काम बहुत बड़ा रोल आने वाले दिन में प्ले करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुजरात के 30 पूर्व पुलिस अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लिखित में शिकायत की है। इन पूर्व पुलिस अधिकारियों ने अहमदाबाद में ऑटो रिक्शा में यात्रा करने के मामले का जिक्र करते हुए लिखा कि अरविंद केजरीवाल के बयान से पुलिस फोर्स के मनोबल को चोट पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला राजनीतिक फायदा लेने के लिए उठाया गया। अरविंद केजरीवाल खुद को एक राजनीतिक शहीद के रूप में पेश करने का इरादा रखते हैं। उनकी इस कोशिश ने न केवल गुजरात राज्य में बल्कि पूरे देश में पुलिस बल को एक तमाशा बना दिया और इससे उनके मनोबल को कमजोर किया गया। इन पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की गुजारिश की है। 30 सीनियर रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स ने ऑनरेबल राष्ट्रपति जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें ये लिखा है कि कुछ दिन पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जिस तरह से मिसबिहेव किए अहमदाबाद में गुजरात पुलिस से, वहाँ के अफसरों से, जो अपनी एक कानूनी
ड्यूटी निभा रहे थे उनके साथ बदतमीजी की और उनको बुरा कहा, ये अच्छी बात नहीं है और पॉलिटिकल ब्लेम गेम में खींचना चाहते हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने देश के स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले 244 स्टार्टअप्स में चुनिंदा 30 स्टार्टअप्स को सम्मानित किया। 30 स्टार्टअप्स में सबसे बेहतरीन 10 स्टार्टअप्स को फ्रांस के राजदूत ने 25 लाख की राशि प्रदान की, जबकि शेष 20 स्टार्टअप्स को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से 20 लाख रुपया देने की घोषणा की गई। स्टार्टअप सम्मान समारोह में आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर, मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी और संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा के साथ फ्रांस के राजदूत मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने स्टार्टअप गेटवे फॉर गार्बेज फ्री सिटी ऐप भी लॉन्च किया। कार्यक्रम में नेटवर्किंग गतिविधियां, 30 स्टार्टअप की प्रदर्शनी, कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतिगत पहलों पर चर्चा और यूनिकॉर्न के उद्यमियों की सफलता की कहानी पर भी चर्चा हुई। 30 में से 10 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनको फ्रांस ने उनको चयनित किया और फ्रांस ने उनको 25 लाख रुपए देने की घोषणा की, 25 लाख, और उसमें से 20 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनको हमारा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जो है उनको 20-20 लाख रुपए देने का घोषणा किया है। और अब बात क्रिकेट की। 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 208 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 30 गेंदों में 71 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं KL राहुल ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर 2 गेंदों में 6 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कैमरून ग्रीन ने 30 गेंदों में 61 रन और मैथ्यू वेड ने 21 गेंदों में 45 रन की नाबाद पारी खेली। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अगला मैच 23 सितंबर को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।